हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। आज मैं कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन पर डिस्कशन करूंगी। 1991 से पहले 15 देश, 9 एशिया के जो कि रसिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, आर्मेनिया, अज़रबैजान, जॉर्जिया, तुर्कमेनिस्तान और यूरोप के 6 देश एस्टोनिया, लाटविया, लिटुवेनिया, बेलारूस, यूक्रेन और मालदोवा, ये सब मिलकर के यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक फॉर्म करते थे, जो कि धरती का छठा भाग ऑक्यूपाई करता था। यह काफ़ी बड़ा क्षेत्र था जो कि एक देश कह सकते हैं के रूप में था 1991 से पहले। 1991 में यह 15 देशों में टूट गया। तो इसके टूटने के क्या कारण रहे थे, इसको आज मैं सिलेवार ढंग से डिस्कशन करूंगी। ओके, तो 1917 फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। उस वक्त रसिया के जो प्रेसिडेंट थे वे थे जार निकोलस। ओके, तो 1917 में अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ, जिसको कि रूसी क्रांति कहते हैं। तो उसके लीडर थे लेनिन। जार निकोलस का तख्ता पलट हो गया। जो लेनिन थे उनके नेतृत्व में ये एक रूसी क्रांति हुआ था और जार निकोलस का तख्ता पलट कर दिया गया। अब यूएसएसआर का जो ये पूरा क्षेत्र था 1917 से 1922 तक यहाँ गृह युद्ध छिड़ गया था। कम्युनिस्ट लोग जो थे वे आपस में लड़ रहे थे। 1922 आते आते लेनिन ने यहाँ पर शांति स्थापित कर दिया और 15 देशों को मिला करके यूएसएसआर फॉर्म किया। इन सभी देशों की अपनी अपनी सोवियत हुआ करती थी, जिसको पार्लियामेंट कह सकते हैं, और इनका जो एक ग्रुप था, यूनियन था या यूएसएसआर था। लेनिन का ऐसा मानना था कि यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, जो कि 100 अलग अलग संप्रदाय से बिलोंग करते थे, वे ऐसा सोचते थे कि ये एक दिन एक हो जाएंगे और यहाँ लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा। लेकिन 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई और उनके बाद जो प्रेसिडेंट बने वे, उनका नाम था स्टालिन, जो कि एक तानाशाह थे। और ये वहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं यूएसएसआर के लोगों को गुलाम बना करके रख दिया। यूएसएसआर में उन्होंने वन पार्टी रूल लागू किया, जिसके चलते सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही वहाँ रूल कर सकती थी, कोई अलग पार्टी वहाँ फॉर्म नहीं हो सकता था। स्टालिन के परमिशन के बिना पूरे यूएसएसआर में कोई भी काम नहीं हो सकता था और जो लोग इसके विरोध में रहते थे उनको पकड़ करके बंद कर दिया जाता था गुल्लक में, जहाँ पर उनको काफ़ी प्रताड़ना दी जाती थी। ठीक है। तो अब 1953 में लेकिन स्टालिन की मृत्यु हुई। स्टालिन के मृत्यु के बाद भी जितने भी जो लीडर्स आए वे सभी तानाशाह निकले। 1985 तक जितने भी लीडर्स हुए वे एक के बाद एक तानाशाह ही रहे। और फिर अब ये हम देखते हैं कि यह तो एक कारण रहा कि वहाँ की जो लीडर थे वे तानाशाह थे। इसके बाद और भी कुछ कारण रहे जो कि कोलैप्स होने का एक रीज़न बना। तो पहला रीज़न तो देखा हमने कि वहाँ के जितने भी 1985 तक जितने भी लीडर्स आए वे तानाशाह थे और लोगों को गुलाम बना करके रख दिया था। ठीक है। दूसरा कारण था कि उस वक्त अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में एक कंपटीशन सा लगा हुआ था कि कौन आगे आएगा, स्पेस में कौन पहले पहुंचेगा। तो इस चीज़ में यूएसएसआर जो है वो जीतता रहा। यूएसएसआर जो है वो पहला रॉकेट स्पुतनिक अंतरिक्ष में भेजा। यूरी गागरिन पहले इंसान हुए यूएसएसआर से जो कि अंतरिक्ष में गए। फिर लाइका नाम की जो डॉग थी वो भी चांद पे गई, वो भी यूएसएसआर से ही था। लेकिन ये सब करने में यूएसएसआर का काफ़ी पैसा खर्च हुआ। ठीक है। थर्ड रीज़न था कि उस वक्त अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे
जापान पे परमाणु बम गिराया। इससे यूएसएसआर को लगा कि अमेरिका उनके ऊपर भी परमाणु बम गिरा सकता है। तो इससे एक परमाणु बम बनाने की होड़ लग गई अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में कि कौन ज़्यादा परमाणु बम बनाएगा। तो यूएसएसआर ने काफ़ी पैसा खर्च किया एटम बम को बनाने में और कई परमाणु बम उन्होंने इजाद किया। फोर्थ रीज़न रहा कि दोनों देश यूएसएसआर और अमेरिका अपने अपने सेना को बढ़ाने लगे। टैंकर्स, गाड़ी, अलग अलग हथियार में उन्होंने बहुत पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। ठीक है। फिर 1945 से लेकर के 1991 तक में अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वार छिड़ा हुआ था। यूएसएसआर चाहता था कि पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट सरकार फैले, वहीं अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र फैले। तो इस कारण यूएसएसआर जहाँ जहाँ पर भी कम्युनिस्ट सरकारें थी वहाँ वे लोग हेल्प करते थे, काफ़ी पैसा खर्च करते थे। ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अमेरिका और वियतनाम के बीच में युद्ध हुआ, तो उस वक्त वियतनाम की जीत हुई थी, लेकिन जो यूएसएसआर है उसमें काफ़ी पैसा उन्होंने खर्च किया। तो इन पैसों के खर्च से यूएसएसआर की इकोनॉमी में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा था। ओके। फिर छठा कारण है कि यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी वह कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर बेस्ड थी, जिसके अनुसार जो भी उत्पादन होगा, बंटवारा, लेन देन सभी समाज का ही संपत्ति है। और यूएसएसआर में जितने भी फैक्ट्री थे, बिजनेस थे, ये कम्युनिस्ट सरकार के हाथों में थी। किसी लोगों को पर्सनली कोई बिजनेस स्टार्ट करने का कोई अधिकार नहीं था। उन्हें फैक्ट्री में मजदूरी का काम करना पड़ता था या वे खेती बाड़ी में किसानी का काम करते थे। इस तरह से सोवियत यूनियन जो है वहाँ की इकोनॉमी ख़राब हो रही थी। और वहीं अमेरिका, जहाँ पे सभी लोगों को एक आज़ादी थी कि वे लोग अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं प्राइवेट तौर पे, तो वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी आगे बढ़ रही थी। ठीक है। छठा कारण था अफ़गान वार। तो 1979 से लेकर के 1989 तक में अफ़गान वार चला। अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन और अफ़गानिस्तान के सरकार के बीच में यूएसएसआर जो है वो अफ़गानिस्तान की कम्युनिस्ट सरकार को सपोर्ट करने के लिए कूद पड़ी और इस लड़ाई में यूएसएसआर ने अपने 15,000 सैनिकों को खो दिया। इससे यूएसएसआर की छवि भी कमज़ोर हुई कि इतना बड़ा देश मुजाहिदीनों से नहीं लड़ पाया। ठीक है। फिर इसके अलावा एजुकेशन बोल सकते हैं कि 1980 के दशक तक वहाँ एजुकेशन काफ़ी अच्छा हो गया था। वहाँ तानाशाही होने के बावजूद यूएसएसआर के लोगों में एजुकेशन काफ़ी अच्छा हो चुका था। वे लोग एजुकेटेड होने लगे थे और वे लोगों दुनिया के बारे में जानकारी उनको हो चुका था। वे समझ चुके थे कि वे लोग जो है वे एक तरह से गुलाम हैं और उनको इससे बाहर आना है। वे लोग प्रोटेस्ट करने लगे, सोशल ग्रुप्स को फॉर्म करने लगे। ठीक है। ये सारे कारण हो गए 1985 तक। अब 1985 आता है जब मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव इकलौते एक नेता थे जो अपने लोगों को आज़ादी देना चाहते थे और वे उस समय समझे कि यूएसएसआर की इकोनॉमी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। उसको उभारने के लिए उन्होंने दो पॉलिसी लाई, लेकिन ये कुछ उल्टा ही पड़ गया और यूएसएसआर पर भारी पड़ा। कैसे, तो देखते हैं। पहला जो पॉलिसी था उसमें उन्होंने लोगों को बोलने का अधिकार दिया। अब मीडिया कुछ भी लिख सकती थी, छाप सकती थी, लोग बोल सकते थे और किन्हीं को जेल में नहीं डाला जाएगा उसके लिए।
तो मीडिया जो है सरकार के खिलाफ लिखने लगी। वे लोग बेरोज़गारी के बारे में लिखने लगे और इस तरह से जो लोग थे वो मीडिया के द्वारा जागरूक होने लगे और अपनी अपनी आज़ादी की मांग करने लगे। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान ये पहले थे जो ये आज़ादी की मांग करने लगे और जो इस तरह से धीरे धीरे सभी जो देश हुए वे आज़ादी का डिमांड कर रहे थे। फिर दूसरा जो पॉलिसी था, इलेक्शन इलेक्शन वहाँ लाया गया। उससे पहले वहाँ इलेक्शन नहीं होता था, लेकिन जब इलेक्शन लाया गया तो इसमें था कि कम्युनिस्ट पार्टी के 2 लीडर्स थे, उनमें से लोगों को चुनना होगा अपना प्रेसिडेंट। इसके तहत फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया, ठीक है, और लोगों को अधिकार दिया गया कि वे लोग अपना प्राइवेट इंडस्ट्री लगा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह से जो है ये एक पॉलिसी लाया गया। 1989 में यूएसएसआर के जो आसपास के क्षेत्र थे, उसमें पोलैंड आता है, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यहाँ पर एक क्रांति छिड़ गई 1989 में और ये कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ थी, ठीक है। लेकिन अब इस वक्त जो था उन लोगों का डिमांड था, ये जो देश थे पोलैंड, रोमानिया, यहाँ के लोगों का डिमांड था कि यूएसएसआर की जो कठपुतली सरकार वहाँ काम कर रही है उसे गिरा दिया जाए, मतलब कि कम्युनिस्ट सरकार को गिरा दिया जाए और उन्हें आज़ादी चाहिए, ठीक है। तो उस वक्त मिखाइल गोर्बाचेव वहाँ पर सेना भेज करके विद्रोह दबा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इस तरह से ये जो देश थे ये आज़ाद हो गए, कम्युनिस्ट सरकार गिर गई। तो अब उस समय अमेरिका ने के जो प्रेसिडेंट थे वे थे जॉर्ज बुश और उन्होंने यह ऐलान किया कि अब कोल्ड वार ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये जो ईस्ट यूरोप के जो कुछ देश थे और कुछ यूरोप के कई भाग के जो देश थे वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार गिर गई थी, ठीक है। अब यूरोप के देशों को आज़ाद होता देख जो यूएसएसआर के 15 गणराज्य थे वे आज़ादी की डिमांड करने लगे और जब इन देशों में इलेक्शन हुआ तो कम्युनिस्ट सरकार गिर गई। 1991 में एक घटना हुआ जिसको कि अगस्त कूप कहते हैं। तो उस समय मिखाइल गोर्बाचेव क्रीमिया गए हुए थे। कम्युनिस्ट पार्टी के जो बाकी लोग थे वे नहीं चाहते थे कि यूएसएसआर टूटे और उनका मानना था कि मिखाइल गोर्बाचेव के पॉलिसी के कारण ही ये सारा चीज़ हुआ है। तो 8 बड़े नेता जो थे उन्होंने क्या किया कि क्रीमिया में मिखाइल गोर्बाचेव को नज़रबंद करा दिया और उन्होंने वहाँ यूएसएसआर में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। इससे क्या हुआ कि लोग सड़क पर उतर आए और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि उनको शांति रूप से आज़ादी चाहिए। तो वो जो सरकार थी कम्युनिस्ट सरकार, उन्होंने सेना को बुलाया, लेकिन उस समय सेना के जो बड़े बड़े अफसर थे उन्होंने मना कर दिया कि वे लोग अपने ही लोगों के को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसी समय कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता थे जिनका नाम था बोरिस येल्टसिन, वे भी लोगों के साथ में विरोध में खड़े हो गए। कम्युनिस्ट पार्टी से उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। ओके, अब इलेक्शन हुआ जिसमें बोरिस येल्टसिन राष्ट्रपति बने। 8 दिसंबर 1991 को एक बेलोवेजा अकॉर्ड्स हुआ। इसमें 3 देश रसिया, यूक्रेन और बेलारूस ने इन्होंने हस्ताक्षर किया और इसी से यूएसएसआर टूट गया। 21 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव देखा उन्होंने कि अब तो उनके पास कोई पावर नहीं रहा है, सारा पावर अब जो है वो बेलावेजा अकॉर्ड्स में जो हुए
जो इलेक्शन में जो प्रेसिडेंट हुए थे बोरिस येल्टसिन, उनके हाथ में चला गया है। तो ये मिखाइल गोर्बाचेव ने सभी देशों के, जो टूटे हुए देशों के राष्ट्रपति को बुलाया, एक अल्टा डिक्लेरेशन साइन किया गया 21 दिसंबर 1991 को, और 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया। तो ये एक ओवरव्यू था कि मैंने डिस्कशन किया कि पहले कैसे 15 देश एक हुए, लेनिन के कारण 15 देश एक हुए, लेकिन बाद में कुछ ऐसे ऐसे कारण रहे आफ्टर लेनिन कि यूएसएसआर टूटने का एक रीज़न बन गया, और एट लास्ट 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर फाइनली 15 कंट्रीज़ में टूट गया। ठीक है, तो एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कशन किया। थैंक यू सो मच।